हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक सेकंड चल रही है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 8वां है, निर्माण उद्योग। तो यहाँ पर आज हम इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं हम आज के चैप्टर की। देखिए आपने पूर्ववर्ती जो चैप्टर का पार्ट 1 था वहाँ पर आपने जो है लौह अयस्क उद्योग पढ़ लिया था, वहाँ पर आपने सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया था। और आज यहाँ पर हम चीनी उद्योग के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है और चीनी उद्योग में हमारे यहाँ किसका यूज होता है, वो सब हम देखेंगे। देखिए आप लोग चीनी के बारे में जानते होंगे, चीनी आपका एक दैनिक उपभोग का एक पदार्थ है, ये बात आप अच्छे से अवगत हैं। सुबह सुबह सबके यहाँ चीनी की जरूरत पड़ती है चाय बनाने के लिए। तो चीनी हमारे एक दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। बात कर लें हम चीनी की, तो चीनी एक जो है कृषि आधारित उद्योग है। यानी चीनी उद्योग में चीनी बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना जो होता है वो कृषि क्रियाओं से हमें मिलता है, यानी कृषि के उपरांत हमें जो है गन्ने की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर चीनी उद्योग पूरी तरह से कृषि आधारित उद्योग है। देश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कृषि आधारित उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद सेकंड नंबर पर जो उद्योग आता है कृषि पर डिपेंड होने वाला, वो है आपका चीनी उद्योग। यानी चीनी उद्योग दूसरा ऐसा उद्योग है जो कि कृषि आधारित उद्योग है, हमारे देश में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग में यहाँ पर एक कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें ये हैं कि चीनी उद्योग जो है जहाँ भी लगाए जाते हैं वो गन्ना जहाँ पर उत्पादन होता है, गन्ना यहाँ पर पैदावार गन्ना की ज़्यादा होती है, उसी क्षेत्र में चीनी के मिल लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गन्ने से जब पेराई की जाती है गन्ने की, यानी गन्ने को जब पेरा जाता है, पेर कर वहाँ पर गन्ने का रस निकाला जाता है। तो अगर गन्ना मान लीजिए गन्ना बहुत पुराना है, यानी मान लीजिए आज की डेट में किसी ने गन्ना काटा और आज से लगभग 48 घंटे बाद उसकी पेराई करता है गन्ने की, तो क्या होता है, ऐसे में वहाँ पर गन्ने से निकलने वाला रस है उसकी मात्रा कम रह जाएगी। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे फसल काटी जाती है वैसे ही वो यहाँ पर इस हिसाब से इंतजाम करते हैं कि वो फसल विद इन 24 आवर यहाँ पे जो है मिल में पहुंच जाए और वहाँ पर उसकी पेराई हो जाए, ताकि उन पर जो रस है उन्हें वो रस पूरा प्राप्त हो जाए। और ऐसा अगर नहीं कर पाते हैं तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट हो गई होगी आपके माइंड में कि चीनी उद्योग जहाँ भी स्थापित किए जाते हैं वो वहीं स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर गन्ने का उत्पादन हो रहा है, यानी दूर दराज के इलाकों में बिल्कुल स्थापित नहीं होते हैं। ऐसा उद्योग नहीं है कि ये मान लीजिए यहाँ से 10 दिन पहले गन्ना भेज दिया और 10 दिन बाद चीनी इससे जो है पेराई करके जो चीनी बना लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गन्ना खराब हो जाएगा, गन्ने में रस नहीं रहेगा, ये सब प्रॉब्लम है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक भार हिनासी उद्योग है, यानी जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का भार हिनास हो रहा है और भार हिनास होने की वजह से हमें यहाँ पर चीनी उत्पादन वाले क्षेत्रों के समीप स्थापित करने पड़ते हैं। तो ये बात आपके माइंड में स्पष्ट हो गई होंगी। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे इसमें कि चीनी उद्योग कच्चा माल आधारित भार हिनासी उद्योग है। चीनी उद्योग जो है आपका कैसा है? कच्चा माल आधारित भार हिनासी उद्योग है, ये लिख लिया होगा आपने, जिसे गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है। ये पूरा पहली लाइन में पहला पूरा पॉइंट लिख लेना। देखिए ये जो है वो देश का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। यानी पहला उद्योग तो बात हमने कर ली, सूती वस्त्र उद्योग है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है ये। तो यहाँ पर पहले का सब पॉइंट नोट कर लीजिए। चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें तो चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो आपका ब्राजील है। यानी कि ब्राजील जो है चीनी उत्पादन में नंबर 1 है और इसके बाद जो है आपका भारत का स्थान आता है। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि चीनी के उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर हम उसके कंज्यूमशन की बात करें, उसको यानी उपभोग करने की बात करें, तो उपभोक्ता के मामले में हम पहले स्थान पर हैं। यानी चीनी खाने के मामले में, चीनी हमारे यहाँ यूज के मामले में भारत पहले स्थान पर है। तो सेकंड पॉइंट ऐसे लिख लेना कि चीनी के उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है तथा उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये आप सेकंड पॉइंट लिख लेना। भारत जो है यहाँ पर भारत विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। यानी भारत में जितना भी विश्व में चीनी का उत्पादन होता है उसमें भारत का 8% योगदान है विश्व की में देखा जाए तो। यहाँ पर आपने सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। देखिए जो आपका जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग क्योंकि गन्ने की फसल हर मौसम में नहीं होती है, कुछ मौसमों में ही होती है, तो यहाँ पर क्या है कि कच्चे माल के मौसमी होने की वजह से चीनी उद्योग भी एक मौसमी उद्योग है। आपने देखा होगा सर्दियों वाले सीजन में गन्ने की बहुत ज़्यादा पेराई चलती है, गन्ने की बहुत ज़्यादा उससे गुड़ खंडसारी वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये सब आप जानते होंगे, यानी गन्ने से केवल और केवल चीनी नहीं बनती है बल्कि जो खंडसारी वगैरह होती है, एक तरह का गुड़ी होता है, तो वो सब बनाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं सीरा टाइप बोलते हैं, वो इसी से ही बनाया जाता है। यानी गन्ने का रस होता है उसी से बनाया जाता है।
तो ये सब इससे तैयार होते हैं, तो ये आप जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर चीनी मिल की बात हो रही है कि आधुनिक आधार पर देश में चीनी मिल कब से स्थापित की गई। अगर हम अपने इतिहास में देखें तो इतिहास में चीनी बनाने की कला या फिर जो गुड़ या खंडसारी बनाने की कला कोई नई नहीं है, हमारे यहाँ सदियों से ये काम होते आ रहा था। लेकिन यहाँ पर बात हो गई आधुनिक आधार पर, यानी आधुनिक मशीनरी के आधार पर, आधुनिक यहाँ पर फिल्टर वगैरह, जो रस को छान कर फिल्टर वगैरह कर प्रॉपर वे में चीनी बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आधुनिक आधार पर, चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि आधुनिक आधार पर उद्योग का विकास 1903 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप थोड़ा अगर एक दो किताबें और उठा के देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक और उठा के देखेंगे, तो वहाँ पर कहीं कहीं आपको 1904 देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं बुक में जो है बिहार नहीं दिखाया है, कहीं कहीं बुक में क्या है यूपी के कुछ स्थान बताए हैं। तो इस बात को लेके मतभेद है। यानी मैंने काफ़ी सर्च किया, 2-3 बुक और देखी, तो कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। तो एंड में मुझे मजबूरी मेरी यही थी कि मुझे एनसीईआरटी को ही यहाँ पे प्रामाणिक मान के चलना पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी नवीन सेशन की है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर कोई गलती भी होगी तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कब, कौन से संदर्भ में? मान लीजिए अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहाँ पर हम 1903 का ऑप्शन टिक कर आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर कोई जो है एग्जाम वाले क्या है कोई और ऑप्शन मान लेते हैं, तो हम उस समय अपनी एनसीईआरटी वहाँ भी रख सकते हैं कोर्ट में कि भाई आपकी एनसीईआरटी में तो ये आंसर दिया है। तो ये ऐसे करके हमें वहाँ पर इसका जो है कॉमन मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बात आप जानते हैं, इसके बारे में बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्रामाणिक रूप में लिख रहे हैं, चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है 1950 से लेकर 51 में हमारे यहाँ 139 कारखाने थे, यानी चालू हालत में थे। 2010-11 में हमारे यहाँ चीनी मिलों की संख्या जो थी वो 662 हो गई। ये आपने लिख लिया होगा। यानी कि 1950-51 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ 139 कारखाने थे। अभी वर्तमान में 2010-11 में देखा जाए तो 662 चीनी मिलें हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, यही सब बातें भाई बताई गई, गन्ने को खेत से काटने, ये सब अभी मैंने बताया। तो ये सब बातें आपने पहले से जानते हैं कि भाई सुक्रोज की मात्रा वही लिखा है, सुक्रोज की मात्रा सूखती है, गन्ने काट के रख दें हम, ढुलाई में अगर लंबा समय लगे तो जो सुक्रोज होता है उसकी मात्रा सूख जाती है, इस वजह से रस हमें कम प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट आप यहाँ पर नोट करेंगे, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, 5वां पॉइंट। देखिए, महाराष्ट्र जो है देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है और यहाँ पर देश में जो कुल चीनी उत्पादन होता है उसका 1/3 महाराष्ट्र से आता है। ये आप 5वां पॉइंट लिख लेना। यानी कि जो है यहाँ पर 1/3 से अधिक उत्पादन यहीं महाराष्ट्र से होता है। ये 5वां पॉइंट लिख लेना आप, ये आपने लिख लिया होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं, यानी देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो सब पॉइंट में लिख लेना, महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। इसमें कितनी चीनी मिलें हैं? 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 87 मिलें जो है सहकारी वाली हैं, यानी कोऑपरेटिव सेक्टर वाली, सहकारी सेक्टर वाली यहाँ पर चीनी मिलें हैं। तो सहकारी वाला हम यहाँ काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, सहकारी वाला रिपीट नहीं करूँगा, मैंने काफ़ी बार, यानी कि मल्टीपल टाइम्स मैंने डिस्कस किया है सहकारी क्या होता है। तो ये बता चुका हूँ, पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर भी मैंने जो है ज्योग्राफी में भी टर्म ये वाला बहुत बार आया था। अब अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, अगर चीनी उत्पादन की बात करें, चीनी उत्पादन में आपने पहला राज्य तो देख लिया महाराष्ट्र है, चीनी की मिलों में भी देख लिया महाराष्ट्र है। अब चीनी उत्पादन में यूपी का द्वितीय स्थान है। यानी चीनी के उत्पादन की बात हो रही है, गन्ना उत्पादन की नहीं, ध्यान रखना, चीनी उत्पादन की बात हो रही है, गन्ना उत्पादन की नहीं। तो चीनी उत्पादन में यूपी का द्वितीय स्थान है। और चीनी उद्योग अगर यूपी में देखा जाए तो चीनी उद्योग यूपी में 2 पेटियों में फल फूल रहा है। ये तो गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना का बीच का जो क्षेत्र है वहां पर है। इसके अलावा तराई प्रदेश आपका जो है यहाँ पर भी केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर आते हैं। तराई प्रदेश में आपका जो है लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच वगैरह आ जाते हैं। ये नाम नहीं लिखना है, केवल हम अपनी जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, छठे का सब पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर 7वां पॉइंट करके। 7वें पॉइंट में आप यहाँ पे लिखेंगे गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, यानी गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य यूपी है। अगर गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में देखें तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। वहीं यहाँ पे 7वें का सब पॉइंट, अगर हम गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर सबसे ज्यादा उत्पादकता देखें तो उस मामले में तमिलनाडु आगे है। तो यहाँ सब पॉइंट लिख लेना आप 7वें का कि गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य तमिलनाडु है। यानी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पंजाब नहीं है, तमिलनाडु है। यानी गेहूं और चावल के संदर्भ में तो आप लगा देंगे, लेकिन यहाँ इसके संदर्भ में नहीं लगेगा, इसके संदर्भ में तमिलनाडु राज्य है। तो ये बात आपने नोट कर लिया। और बाद बाकी वही सब महत्व बताया गया है, हरियाणा में कहाँ कहाँ है, इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ें थी, मेन पॉइंट से वो आपने लिख लिए हैं। अब अगला उद्योग जो आता है आपका
पेट्रो रसायन उद्योग, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, पेट्रो रसायन यानी जो पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं जिसको निष्कर्षित करते हैं, तो उस पेट्रोलियम से केवल और केवल जो आपका पेट्रोलियम उत्पाद है वही नहीं निकलते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, कुछ सह उत्पाद भी निकलते हैं। तो उन सह उत्पादों में कुछ रासायनिक तत्व भी होते हैं, उन्हें पृथक कर लिया जाता है, जिनका कार्य हम जो है विभिन्न क्रियाओं में जिनका उपयोग हम करते हैं। तो ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप पेट्रो रसायन उद्योग हेडिंग डाल दीजिए और इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि अपरिष्कृत पेट्रोल से, अपरिष्कृत मतलब क्रूड ऑयल से, यहां पर लिख लेना आप, कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन्हें हम सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। ये पहले पॉइंट में आप लिख लेना। देखिए यहां पर जो पेट्रो रसायन वर्ग के दूसरे उद्योग हैं, इनको हमने 4 उपवर्गों में डिवाइड कर लिया है। जैसे बताया गया है यहां पर कौन कौन से हैं। एक तो आपके पॉलीमर्स हैं, एक प्रकार के कृत्रिम रसायन होते हैं, कृत्रिम रेसे हैं, कृत्रिम रेसे रेयन वगैरह जो है आपके, लाइनोन जो है, ये सब क्या है, कृत्रिम रेसे हैं। इलेस्टोमर्स हैं आपके, इलेस्टोमर भी एक आपका जो है रसायन है, ये पृष्ठ संक्रियक है, ये सर्फेसेंट इंटरमीडिएट है, ये भी यहाँ पर एक रसायन ही है ये। यानी कि इन रसायनों को हमने 4 प्रकार से इन्हें डिवाइड कर लिया है। जो भी रसायन में पेट्रो रसायन से प्राप्त होते हैं उन्हें 4 प्रकार से हमने डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे मुंबई में शेल रसायन उद्योग है, पटाखों वाला उद्योग जो फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में, जामनगर, गांधीनगर और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह का जिक्र नहीं किया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तमिलनाडु का शिवाकाशी है। इसका नाम आपने काफी बार सुना होगा। जब भी आप दिवाली के मौके पर पटाखे लेने जाते हैं तो वहां पर उसके डिब्बे पर लिखा होता है मेड इन शिवाकाशी, ये शिवाकाशी में बना हुआ है। तो यहाँ पे शिवाकाशी का एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दिया, ये बहुत गलत बात है। जो जो स्थान प्रमुख खोने होते हैं उनका तो एग्जाम्पल इन्हें देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये नाम लिखने नहीं है, केवल आप जानकारी के लिए है। वैसे तो सबसे ज्यादा जो पटाखा उत्पादन में अग्रणी है वो तमिलनाडु का शिवाकाशी है, ये बात आप जानते होंगे शायद। अब देखिए यहाँ पर जो रासायनिक और पेट्रो उद्योग है, इसको हमने निगमित करने के लिए, इसको हमने नियंत्रण में लेने के लिए, इसकी जो जो इकाइयां हैं, इसके जो जो उत्पाद हैं, जो जो चल रहे हैं, उनको नियंत्रण में लेने के लिए हमने 3 संस्थाएं हमारी यहाँ पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, कि रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन सेक्टर के अंतर्गत 3 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी नंबर 1 है आपकी भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPCL, ये आपकी सार्वजनिक सेक्टर में आती है। और ये जो है आपके विभिन्न प्रकार के रसायन बनाती है, जैसे आपके जो है पॉलीमर है, रेसे से बने संक्रियक, इंटरमीडिएट जो आपने ऊपर जो आपके पृष्ठ संक्रियक बोले गए वो भी बनाती है। तो इनका निर्माण और वितरण करती है ये। अगली आती है सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव आप समझ गए होंगे, सहकारी संस्था है ये। और भारत सरकार और जो भी जो बुनकर जो इस उद्योग में लगे हुए हैं, तो इनके संयुक्त प्रयास से बनाई हुई है, इनके संयुक्त प्रयास से ये कार्यरत है। इसमें क्या है कि ये जो संस्था है, ये जो आपका रेसा होता है, कृत्रिम रेसा है, उसका निर्माण कर रही है। नायलॉन चिप्स वगैरह जो हैं इनमें ही, तो ये सब इसमें बनाए जाते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है, केवल आप नाम लिख लीजिए सेकंड सब पॉइंट करके, यानी सेकंड का सेकंड सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगली संस्था जो आपकी यहाँ पर है, थर्ड सब पॉइंट यहाँ पर करके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET। ये क्या करती है? ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में जो आपने देखा होगा इंजीनियरिंग वगैरह लोग करते हैं, पेट्रोकेमिकल में प्लास्टिक इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें ये डिग्री प्रदान करती है, उसमें उन्हें दक्षता प्रदान करती है। हमारी भारत सरकार ने एक अलग पूरा विभाग बना दिया है इसके लिए कि जो लोग इस फील्ड में जाने के लिए इच्छुक हैं, तो आपको यहाँ से प्रशिक्षण लेना होगा, यहाँ से डिग्री प्रदान की जाती है। तो आपने ये थर्ड सब पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने पर तीसरा पॉइंट आएगा। सार्वजनिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो सार्वजनिक सेक्टर में पहली बार एक यहाँ पर कंपनी स्थापित की गई थी पेट्रो रसायन से संबंधित, वो बताया गया है। सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NOCIEL, ये नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। यानी कि मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। नेफ्था एक प्रक्रिया है जो उर्वरक वगैरह तैयार करने की, तो उस पर आधारित ये मुंबई का जो है पहला उद्योग था। तो आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। तो यहाँ पर इतना ही था, यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं है। तमाम संश्लेषित रेसे वगैरह आप जानते हैं, सिंथेटिक फाइबर वगैरह आप जानते हैं, टिकाऊ होते हैं, तो ये सब जानते हैं। कपड़े वगैरह भी, एक्रेलिक कपड़े वगैरह होते हैं, ये सब आप जानते हैं। इसमें प्लास्टिक वगैरह जो है वो भी इसी का ही एक उत्पाद है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और ये सब चीज़ें जो यहाँ पे कृत्रिम रेसे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी जो पेट्रो रसायन है, कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं।
तो इनके जो लाभ हैं, हानियां हैं, वो सब आप अच्छे से जानते हैं। जो आपके दैनिक जीवन के ये अंग हैं, तो ये आप इनसे अवगत होंगे। अगला उद्योग है आपका ज्ञान आधारित उद्योग। देखिए, ये हेडिंग डालने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पर ज्ञान आधारित उद्योग हेडिंग ना डालकर आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ, ये हेडिंग डालेंगे फूड लूज उद्योग। अब मैं ये हेडिंग क्यों डलवा रहा हूँ फूड लूज उद्योग, और मैंने ज्ञान आधारित उद्योग हेडिंग क्यों नहीं डलवाई, इसका एक रीजन है। रीजन यही है, ज्ञान आधारित उद्योग में आपके माइंड में एक चीज आ जाती है कि हाँ भाई वही उद्योग होंगे जो जिसमें सॉफ्टवेयर निर्माण वगैरह होता होगा, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारी वगैरह का निर्माण होता होगा, वो आपका ज्ञान आधारित उद्योग हो जाते होंगे। तो ये बात आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फूड लूज उद्योग क्या होता है, तो आप हेडिंग डालेंगे फूड लूज उद्योग। फूड लूज उद्योग की बात करें तो ऐसे उद्योग जो किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं और उन पर संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो आपके फूड लूज उद्योग में आते हैं। यानी आप ये लाइन लिख लेना कि ऐसे उद्योग जो किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं एवं उन पर संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर सॉफ्टवेयर उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए केवल कनेक्टिविटी आपको मिल जाए, नेट कनेक्टिविटी मिल जाए, इसके अलावा कहीं भी ये निर्माण हो सकता है इसका। नहीं, केवल नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उनके पास एक दो सिस्टम है वही होने चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, एक बड़ी वर्क फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें केवल एक छोटा सा कमरा चाहिए, वहां से हमारा निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे फूड लूज उद्योग में रखा गया है। अब सॉफ्टवेयर उद्योग के ब्रैकेट में लिख लेना ये कि ये ज्ञान आधारित उद्योग भी है, यानी कि ये जो उद्योग है उच्च दक्षता उच्च ज्ञान वाले लोग ही करते हैं, इसलिए ज्ञान आधारित उद्योग में आ जाता है। ये ब्रैकेट में लिख लेना। बाकी ज्ञान आधारित उद्योग के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, कैसे उभर रहा है भारत में, तो इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, अगली हेडिंग भी आपको नहीं डालनी है, स्किप करनी है आपको हेडिंग। क्यों स्किप करनी है उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। आप क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में नहीं दिया है जितना डिटेल में होना चाहिए था। हम यहाँ पर भी थोड़ा पेज खराब करें या टाइम खराब करें, उससे बेटर ये है थोड़ा सा इसके जो यहाँ पर तथ्य हैं उन पर प्रकाश डाल ले रहे हैं सरसरी नज़र में। बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो फैक्ट हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन पहले कर चुके हैं इकोनॉमिक्स वाली किताब में। तो यहाँ पर जो आपकी नई नीति थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाली नीति, तो ये कोई यकायक नहीं आई, अपने आप में नहीं आई। ये आने के रीजन यही थे कि भारत की जो शुरुआत में अर्थव्यवस्था थी, तो भारत के जो निर्माता थे, भारत के नीति निर्माता थे, उन्हें लगता था कि हमारे यहाँ जो भी उद्योग धंधे हैं वो अभी इस लेवल के नहीं हो पाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का सामना कर पाएं। तो हमारी मजबूरी यही थी कि हमें अपना बाजार बचाना था, छोटे उद्योग धंधों का संरक्षण करना था। तो हमने अपने यहाँ को बाजार को सीमित कर लिया, अपने यहाँ के बाजार में हमने सीमित ये कर लिया कि किसी विदेशी उत्पाद की एंट्री हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। लेकिन उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम ये है कि जब आप किसी और देश का उत्पाद अपने देश में नहीं जाने देंगे, तो क्या वो देश आपका उत्पाद अपने देश में आने देगा? नहीं आने देगा। तो ऐसे करके हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल, यानी कि कह सकते हैं ग्लोबल जो मार्केट था, उससे बिल्कुल कटाव हो गया था। ग्लोबल मार्केट से कटाव होने का रीजन ये था कि हमारे पास कहीं ना कहीं धन का संकट हो गया, क्योंकि हमें उस समय जो है पेट्रोलियम वगैरह खरीदने के लिए धन वगैरह देना पड़ता था। तो एक स्थिति हमारे यहाँ ये आई थी कि 15 दिन का पेट्रोल, 15 दिन का जो आपका तेल वगैरह क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भी हमारे भारत सरकार के पास पैसे नहीं रहे। तो ऐसे में हमने कर्ज लिया, विश्व बैंक वगैरह और संस्थाओं से कर्ज लिया। तो उन्होंने शर्त रख दी, उन्होंने हमारे ऊपर शर्त रख दी कि हम आपको कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन कर्ज के लिए एक चीज़ ये है कि आपको अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, यानी इकोनॉमिक सुधार लाने पड़ेंगे, जिसके तहत अपनी अर्थव्यवस्था को सभी के लिए खोलना पड़ेगा। यानी अपने आपको अपनी यहाँ की जो इकोनॉमी है इसे बंद इकोनॉमी ना करके एक ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, और इसको एक ग्लोबल हब के रूप में, यानी ग्लोबल मार्केट का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जब हमने कर्ज लिया तो हमारी मजबूरी हो गई, कर्ज उसी हिसाब से दिया गया था, उसी आधार पर दिया गया था। तो हम यहाँ पे एक रिफॉर्म लेकर आए। तो ऐसे करके आपकी एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई 1991 में, जिसे LPG अप्रोच कहा जाता है, यानी लिबरलाइज, प्राइवेटलाइज और ग्लोबलाइज। जो है आप जानते हैं, लिबरलाइज का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटलाइज का मतलब निजीकरण और फिर वैश्वीकरण। तो ये यहाँ पर आ जाती है। अब देखिए, इसमें कुछ उपाय अपनाए गए। जैसे क्या था, आपने पहले ये बात देखी होगी 1950 से लेकर 1990 के बीच में, कि ज़्यादातर जो उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग धंधे थे, यानी कि चाहे कोई भी उद्योग हो, सब पर सरकार का नियंत्रण था। यानी एक हद से कहा जाए जितने उद्योग थे उन सब पर सरकार का शिकंजा कसा हुआ था, सब सरकार की मुट्ठी में थे। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, सरकारी कर्मचारी ही सरकार को डुबोता है। ये बात आप सबके माइंड में क्लियर है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप ये कहेंगे, तर्क देंगे नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये हकीकत है। सरकारी कर्मचारियों की काम चोरी की वजह से ही मोस्टली सरकारी संस्थाएं डूब जाती हैं। जैसे आपने बहुत सारी संस्थाएं देखी, BSNL देखा, बहुत सारी संस्थाएं, वो सरकारी कर्मचारियों का टाइम पे काम ना करना, अपने आप को एकदम कहते नहीं है कि हम तो परमानेंट है, हमें तो हटाने वाला नहीं है। तो यही रीजन यहाँ पर हुआ, क्योंकि सब सरकारी थे। उन्हें ये मतलब ही नहीं था कि भाई प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मार्केट में हमें खपाना है या नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें मालूम था हमें सैलरी मिल रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन जैसा भी हो चलने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन जब सरकार ये यहाँ पर लेकर आई तो यहाँ पर लाने की वजह से क्या हुआ कि फिर नए औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन हुआ। यानी कि यहाँ पर हमने कुछ क्षेत्रों में लाइसेंस की प्रणाली बदस्तूर जारी रखी, बाद बाकी क्षेत्र जो होते लाइसेंस से फ्री कर दिए। तो ऐसे करके तमाम लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। इसके अलावा हमने जो विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश आने दिया, यानी कि जो विदेशी तकनीक पर आधारित उद्योग वगैरह थे, तमाम मर्जअप टाइप वगैरह जो थे वो सब होने दिए। यानी कि आपने देखा हुआ तमाम जो साइकिल कंपनियां आती हैं किसी मोटर कंपनी से जो टाइप करके जो है बन गई, हीरो होंडा बन गई। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे यहाँ विदेशी तकनीक का यहाँ पर प्रवेश हुआ। ऐसे करके हमारे यहाँ मर्जअप हुए, टाइप हुए कंपनियों के। इसके अलावा विदेशी निवेश नीति हमारे यहाँ यानी FDI वगैरह आने दिया। पूंजी बाजार में अभिगम्यता, यानी कि हमने जो पूंजी है, पूंजी बाजार में शेयर मार्केट वगैरह है, इसमें अभिगम्यता जारी रखी। खुला व्यापार, ओपन ट्रेड, हम अपना बाजार, अपने यहाँ का जो मार्केट है पूरा खोल रहे हैं विदेशी बाजार के लिए भी, और अपना जो है अपना उत्पाद भी हमारा विदेशी बाजार में जाएगा। इसके अलावा हमने प्रावस्थबद्ध जो निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन किया। प्रावस्थबद्ध का मतलब है फेस वाले। पहले क्या था, आपने देखा होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फेस वाइज प्रोग्राम चलाए गए थे कि फेस 1 में हमें ये करना है कि हमारे यहाँ जो मौजूद उद्योग है उनकी दक्षता को बढ़ाना है, फेस 2 में ये करना है कि भारी उद्योगों को हमें लगाना है। तो हमारे यहाँ जो फेस वाले कार्यक्रम थे कि नहीं इस फेस में ये काम होगा, इस फेस में ये काम होगा, जो चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे थे उन्हें रोका हमने। नहीं, अब जो काम होगा एकदम ओपन वे में होगा, हम जो है सब कुछ साथ साथ लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें खत्म कर दी। इसके अलावा यहाँ पर औद्योगिक अवस्थित कार्यक्रम का उदारीकरण किया, यानी कि उद्योग धंधे जहाँ भी लगाए जाने हैं उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा जो कहते नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने जो टाइटनेस थी उसमें लूजनेस लेके आए। तो ऐसे करके हमारे यहाँ एकदम प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, तमाम उद्योग धंधे स्थापित हुए, और वही रीजन रहा कि हमारे यहाँ इकोनॉमी जो थी 2 से 3 साल में एकदम बूस्ट कर गई। हमारी इकोनॉमी जो थी बिल्कुल डूबी हुई इकोनॉमी जो थी वो 2 से 3 साल में ही बूस्ट कर गई। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि केवल 6 प्रकार के उद्योग हमने जो थे इसके दायरे से बाहर रखे, केवल लाइसेंसिंग में रखे। 6 प्रकार के उद्योग में आपके परमाणु ऊर्जा उद्योग है, आपके परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए उद्योग हैं, आपके रेलवे वगैरह है। ऐसे करके 6 उद्योग जो थे वो आपके इस नीति से बाहर रखे गए, यानी इनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार से परमिट लेना पड़ेगा। बाद बाकी हमने लाइसेंस से बाहर रखे। तो वो सब बातें आप जानते हैं। और यहाँ पर एंड में वही लिखा गया कि वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। बिल्कुल सही बात है। आज वैश्वीकरण का ही जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का ही जमाना है। आज आप देख पा रहे हैं, आप अपने हाथ में मोबाइल, टैब या फिर लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंपनी आप देख रहे होंगे HP, डेल वगैरह, ये कंपनी अपने यहाँ की नहीं है, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। क्योंकि वैश्वीकरण का दौर है तो इनके उत्पाद चाइना में बन रहे हैं, प्रोडक्शन अपने यहाँ हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ हो रही है। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण ही तो है। तो इसका ये फायदा भी हुआ कि हम जो है केवल और केवल हमारे यहाँ पहले क्या था कि हमें हमारी जो चॉइसेस थी, विकल्प जो थे लिमिटेड रहते थे कि नहीं आपको यही खरीदना है, आपके इंडिया में यही उत्पाद बना है, इसको खरीदना है, तो आपको वही खरीदना पड़ता था मजबूरी में। ऐसे में क्या करते थे, जो इंडिया में बनने वाले उत्पाद थे अपनी गुणवत्ता सुधारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई कंपटीटर ही नहीं था उनके आसपास। तो गुणवत्ता सुधारें क्यों, गुणवत्ता तभी सुधारी जाएगी जब कोई कंपटीटर होगा। तो जैसे जैसे कंपटीटर मार्केट में आए, जो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी सुधरती चली गई, और जो उपभोक्ता थे, उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। तो ये सब बातें हम इकोनॉमी में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आपको जिसको पढ़ना हो, लगता हो कि भाई कोई इंपॉर्टेंट जानकारी सर ने यहाँ पर नहीं दी, तो आप अपने आराम से पढ़ लेना। बाद बाकी जितने टॉपिक हैं, जितनी यहाँ पे बातें लिखी हैं, वो सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊँगा नहीं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये सब बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसी में ही पार्ट में है ये सब बातें वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। अब अगली हेडिंग आपकी आएगी भारत के औद्योगिक प्रदेश। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका भारत के औद्योगिक प्रदेश वाला, और ये जो है आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हमारे भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, यानी हमारे पूरे भारत में जो है भारत के 8 औद्योगिक प्रदेश हैं। तो 8 में कौन कौन से प्रदेश कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, उनकी विशेषता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जान लीजिए कैसे औद्योगिक प्रदेश का डिसाइड करते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ कितनी हैं, कर्मियों की संख्या कितनी है, वहाँ पर जो प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति क्या है, इसके अलावा आउटपुट कितना निकल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनके जरिए हम औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण करते हैं, सीमांकन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश आपका जो है ये है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश सबसे पहला प्रदेश आप यहाँ पे डालेंगे हेडिंग के रूप में। देखिए ये जो प्रदेश है आपका, ये मुंबई, थाने से पुणे, नासिक और शोलापुर जिलों के जो आसपास के क्षेत्र हैं, संस्पर्शी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये विस्तृत है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ और जगह हैं यहाँ पर इसके अतिरिक्त, जैसे रायगढ़ है आपका, अहमदनगर है, सतारा, सांगली, जलगांव, ये जिले भी जो है इनमें भी औद्योगिक विकास हुआ है। तो ये आप नोट कर लिया होगा।
आपको याद होगा कि इस प्रदेश का सबसे पहले विकास जो हुआ था, यानी कि जो आपका वही जो कावासाकी डाबर जो है जिन्होंने 1954 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना में सहयोग किया था, तभी से इसका विस्तार ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेना, इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। आपको ये तो पता होगी कि सुएज नहर खुलने से क्या हुआ कि जो हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर लाल सागर से जुड़ गया, और ऐसे करके जो हम पहले केप कैमोरियन से घूमते हुए आते थे, अब उतना समय हमारा बचने लगा, और अब हमारे यहाँ जहाज वगैरह जो होते हैं यूरोप वगैरह से जहाज, वो सीधे आने लगे, सीधे जो है जो आपका भूमध्य सागर का जो जल प्रयोग करते हुए, भूमध्य सागर से जो सुएज नहर का उपयोग करते हुए लाल सागर के जरिए हमारे यहाँ आने लगे सीधे सीधे। ऐसे करके समय की बचत हुई और जहाज़ों का आवागमन द्रुत हुआ, तेज गति आई इसमें। तो यहाँ पर ऐसे करके हमारे यहाँ जो औद्योगिक पत्तन के रूप में मुंबई पत्तन जो है इसका और विकास हुआ है। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि 1869 में सुएज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इसके जरिए यानी जब पत्तन बन गया तो पत्तन बनने से क्या हुआ, भारी भारी मशीनें वगैरह थी यूरोप से, वो भी हमारे यहाँ आयात की गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1973 में आपने देखा था पेट्रोलियम क्षेत्रों की खोज भी की बॉम्बे हाई वगैरह में। तो ऐसे करके यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योगों की नींव भी पड़ गई। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट, कि मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। और यहाँ पे क्या क्या बनता है वो आप लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम परिशोधन वगैरह है, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, प्लास्टिक वस्तुएं, इसके अलावा दवाएं, उर्वरक आदि उद्योगों का भी विकास हुआ है। ये लिख लेना, आदि उद्योगों का भी विकास हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वो नाम पहले लिख लिए कौन कौन से उद्योग केंद्र हैं इस दायरे में, तो यहाँ लिखने की इनकी जरूरत नहीं है, केवल आपने लिख लिए हैं वो वाले। अब अगला प्रदेश आपका जो है यहाँ पर, ये है आपका हुगली औद्योगिक प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ पर हुगली औद्योगिक प्रदेश की हम बात कर लें, सेकंड हेडिंग आपकी है हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो ये आप जानते हैं गंगा की एक यहाँ पर निकली हुई धारा है हुगली, तो उस हुगली औद्योगिक प्रदेश की बात कही जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हुगली जो है वितरिका है कहा जाए तो यहाँ पर हुगली नदी के किनारे जो भी क्षेत्र बसा हुआ है वो सब इसी के दायरे में आता है। तो लिख लेना आप, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया और दक्षिण में बिरला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ये आप इसमें पहला पॉइंट लिख लेना। यहाँ पर इस प्रदेश का औद्योगिक केंद्र क्या है, देखिए यहाँ पर इसका जो कोलकाता हावड़ा जो है, कोलकाता और हावड़ा जो शहर है वो इस प्रदेश का औद्योगिक केंद्र है। इसका जो मेनली विकास हुआ है वो हुगली नदी के पत्तन के बनने के बाद प्रारंभ हुआ है। हुगली नदी पर जब पत्तन बना गया, पत्तन का विकास हुआ, उसी के बाद ये प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर पहला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, इसका विकास हुगली नदी पर पत्तन बनने के बाद प्रारंभ हुआ। इसके बाद कोलकाता के भीतरी मार्गों को, यानी इसके बाद कोलकाता के फिर क्या हुआ, भीतरी मार्गों को किससे, रेल मार्ग और सड़क मार्गों के द्वारा जोड़ा गया। तो ऐसे करके यहाँ पर कोलकाता का विकास और द्रुत गति से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वेस्ट बंग जो आपका ये वाला हुगली वाला रीजन है, इसको डेवलप करने के कुछ रीजन है, ये अपने आप विकसित नहीं हुआ है, इसके विकसित होने के पीछे कुछ कारण है। पहला कारण तो यहाँ पे कुछ भौगोलिक कारण भी बताए गए हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। पहली बात आपको पता होगी, असम वाला रीजन है, पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियाँ वगैरह हैं, यहाँ पर चाय बागान का जो अंग्रेजों ने विकास किया। इसके पहले क्या था, यहाँ पर नील की खेती बंगाल में बहुत ज़्यादा की जाती थी, इसकी वजह से बाद में जूट वगैरह की खेती पर बढ़ावा दिया गया। फिर दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों की खोज वगैरह हुई, तो छोटा नागपुर पठार यहाँ पर जो है इसमें लौहयस्क वगैरह के निक्षेप मिले। तो इस वजह से क्या हुआ, इतना सारा यहाँ पे क्रम बन गया कि ये पूरा औद्योगिक विकास के इसमें सहयोग में इसने इन सब ने जो है योगदान प्रदान किया है। ये पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा विकास क्रम बताया गया है, क्यों ये जो प्रदेश जो है आगे बढ़ा। तो यहाँ पे वो सब बातें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। यानी 4 लाइनों का जो है ये पूरा, तो इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया होगा सेकेंड पॉइंट के रूप में। अब देखिए यहाँ पर ये बातें तो हमने पढ़ ली, लेकिन आपको ये बात पता होगी कि बंगाल के आसपास जो गरीब राज्य थे, जैसे बिहार था और पूर्वी यूपी, उड़ीसा वगैरह, तो यहाँ पे सस्ता श्रम भी मिला। सस्ता श्रम मिलने की वजह से एकदम बूस्ट किया, यानी यहाँ की इकोनॉमी वगैरह, यहाँ पर जो भी उद्योग धंधों के विकास में इन लोगों ने भी एक अच्छा खासा योगदान निभाया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है थर्ड पॉइंट में कि कोलकाता जो है, कोलकाता अंग्रेज ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है 1773 से लेकर 1911। इस वजह से यहाँ पे ब्रिटिश पूंजी का आकर्षण हुआ, यानी ब्रिटिशर्स ने पूरी योजना, इस शहर की, इस नगर की योजना, औद्योगिक विकास की योजना पूरी तैयार की। इस वजह से जो है ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा फला फूला। तो थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया होगा। चौथा पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर,
1855 में यहाँ पर रिसरा जगह है, जगह का नाम है रिसरा। रिसरा में यहाँ पर पहली जूट मिल की स्थापना हुई और इस वजह से यहाँ पर एक नए औद्योगिक समूहन का यहाँ पर युग प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर चौथा पॉइंट नोट कर लिया होगा। वर्तमान में देखा जाए तो जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण कहाँ कहाँ पर है? हावड़ा में है और एक जगह है भटपारा, हावड़ा और भटपारा। तो यहाँ पर अभी जूट उद्योग का केंद्र है, केंद्रीकरण है। ये आपने चौथे का सब पॉइंट लिख लिया होगा। ये बात आप भी जानते हैं, जैसे हमारे कपास उद्योग में हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा आज़ादी का, जो हमारा 1947 का विभाजन था। विभाजन के फलस्वरूप क्या था कि जो कपास के सबसे ज़्यादा हमारे उपजाऊ इलाके थे, जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास उपजाई जाती थी, वो सारे क्षेत्र पाकिस्तान के फेगे में चले गए। तो वही विभाजन हमें यहाँ पर भी झेलना पड़ा कि जो जूट उत्पादक क्षेत्र थे मोस्टली वो आपके कहाँ चले गए? वो जो आपके बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अधीन चले गए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कम क्षेत्र रह गया। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आपने यहाँ पर चौथे का सब पॉइंट लिख लिया होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत फेमस है, यहाँ पर कागज़। यहाँ पर जो कागज़ निर्माण वगैरह है उसकी औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं। तो कागज़ निर्माण की वजह से क्षेत्र बहुत फेमस है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट नोट करेंगे, 5वां पॉइंट, कि कागज़, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनें यानी कपड़े वाली मशीनें, विद्युत, रासायनिक औषधीय, उर्वरक और पेट्रो रासायनिक उद्योगों का भी यहाँ पर विस्तार हुआ है। छठा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना खुला? और चितरंजन, देखिए चितरंजन बहुत बार पूछा गया है। चितरंजन लोकोमोटिव्स, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी कि कम से कम 20 बार एग्जाम में आ चुका है। ये आप ध्यान रखना, चितरंजन 20 बार एग्जाम में आ चुका है। तो डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है, यानी दो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग उद्योग हैं। तो कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना है और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना है। ठीक है, चितरंजन का नाम बहुत बार पूछा गया है। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे, लेखपाल वगैरह तमाम एग्जाम, एक दिवसीय एग्जाम है, यानी कि पीसीएस एग्जाम, यानी जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम जो होते हैं उनमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन ही आया है। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों की बात करें, उन केंद्रों के नाम आप लिख लीजिए। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र यहाँ पर कौन कौन से हैं? कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर, यहाँ पर रिचरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिहर, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़। देखिए टीटागढ़ बहुत फेमस है। क्योंकि इस चैप्टर में तो इतना ज़्यादा जगह नहीं बची, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अलग से। टीटागढ़ कागज निर्माण के लिए फेमस है। अक्सर आपने अगर बचपन में अगर कहीं पढ़ा हो, तो बचपन में भी भूगोल में मैंने पढ़ा था, ये टीटागढ़ का नाम काफ़ी बार पढ़ा था मैंने। तो टीटागढ़ जो है आपका बहुत फेमस है ये कागज निर्माण के लिए। ठीक है, सौदेपुर, बलवज, बिड़ला नगर, बांसबेरिया, बिलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि, ये सब क्या है यहाँ पर? यहाँ के इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं। तो 7वां पॉइंट लिख लेना आप, केंद्र हैं, सॉरी प्रदेश बोल गया मैं। अगला यहाँ पे प्रदेश आएगा आपका, तीसरा वाला प्रदेश है आपका, ये है आपका बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास जो हुआ है वो कृषि आधारित उद्योगों पर आधारित है। यानी यहाँ पर जो औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में शुरुआत में हुआ है वो कृषि आधारित उद्योगों पर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने पैर जमाए? सबसे पहले यहाँ पे सूती वस्त्र, यानी बताया गया कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर जमाए यहाँ पर। अगर इसी में वर्तमान समय में बात करें, पहले का सब पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर साथ के साथ। अगर देखिए मैं वर्तमान में ये प्रदेश हुआ है, यहाँ पर यह प्रदेश बंगलुरु के, यानी कि यहाँ पर इस प्रदेश का जो बंगलुरु है तो वो देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित हुआ है और इस वजह से यहाँ पर बेहद तीव्र गति से इसका विकास हुआ है इस क्षेत्र का। तो ऐसे करके इसका सब पॉइंट आप लिख लेना कि वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलुरु के देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित जो है होने की वजह से, विकसित होने के कारण तीव्र गति से यह विकसित हुआ है। ठीक है, ये आपने पहले का सब पॉइंट लिख लिया होगा। ये इसमें नहीं था सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में, तो मैं लिखवा दे रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कारखाने हैं, जैसे हॉल का कारखाना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वायुयान वगैरह बनाए जाते हैं जो भारतीय। तो यहाँ पर लिख लेना आप अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वायुयान, HAL, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। यानी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक वर्ड पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रिकल्स, यानी कि ये वर्ड आ गए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है आपने और एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिकल्स, यानी कहीं की दुकानों पे लिखा होगा कि फलाना सिंह इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब क्या होता है ये आपके माइंड में काफ़ी बार रहा होगा। इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो तो जानते होंगे इसका मतलब। देखिए हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था बचपन में, कंप्यूटर के बारे में हमने ये सुना था कि भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
कंप्यूटर हमने कहीं ये लिखा थोड़ी ना देखा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल्स डिवाइस है, हमने कंप्यूटर के बारे में हमेशा लिखा देखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे उपकरण, ऐसे अप्लायंसेस जो 100 वाट, यानी जो आपका जो विद्युत मापने वाला मानक है उसमें 100 वाट से नीचे कंज्यूम करते हैं, 100 वाट से नीचे जिनमें विद्युत खपत होती है, तो वो सब किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में रखे जाते हैं। और 100 वाट से ऊपर जो भी आपके उपकरण हैं, जो भी आपका उपकरण है उनसे रिलेटेड जो भी सामान वगैरह है वो सब इलेक्ट्रिकल्स के तहत रखा जाता है। यानी जो बड़े बड़े आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर है, बड़ी बड़ी मोटर्स वगैरह हैं, तो वो मोटर्स को उन्हें कभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोला जाएगा, उनके लिए इलेक्ट्रिकल्स बोला जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप कि 100 वाट से नीचे के उत्पाद हैं, जैसे आपके टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ये सब 100 वाट पे आराम से चल जाते हैं ये सब। ठीक है, 100 वाट से नीचे वाले हैं ये 100 वाट से प्रेस वगैरह है, इस यानी कि जिससे आप कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं आपकी, तो ये सब 100 वाट तक जो चलने वाले हैं, 100 वाट से नीचे चलने वाले हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल्स में नहीं आते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल्स में भारी विद्युत वाले, जो जिसमें विद्युत की खपत ज़्यादा होती है, बड़ी मात्रा में विद्युत खपत होती है, वो सब इलेक्ट्रिकल्स में रखे जाते हैं। तो ऐसे करके आज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। पढ़ा तो आपने बहुत जगह होगा, देखा होगा, लेकिन पता नहीं होगा शायद। अगला है यहाँ पर देखिए कारखाने वगैरह हम जिक्र कर चुके हैं, ये मैन कारखाने क्या हैं, इसके अलावा ये सब कारखाने हम नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे दोबारा से। अगला तीसरा पॉइंट है यहाँ पे चेन्नई में यहाँ पर पेट्रोलियम परिशोधनशाला है। ठीक है, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र है और उर्वरक संयंत्र यहाँ पर एक नया विकास प्रदान कर रहे हैं। ये लिख लेना आप कि चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास हैं। अगली हेडिंग आप डालेंगे, चौथी हेडिंग है आपकी, ये है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। चौथी सब हेडिंग आपकी है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। हम इस प्रदेश की बात करें तो यहाँ ये प्रदेश जो है आपका, इसका जो केंद्र है वो अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच में है। यानी आप लिख लेना कि इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच है, लेकिन बताया गया है कि दक्षिण में वलसाड़, सूरत सख्त फैला हुआ है। ये लिखना नहीं है पूरा, केवल इतना ही लिख लीजिए केवल, वरना भाषा बहुत हो जाएगी। यहां पर बताया गया है कि भाई यहां पर विकास कब स्टार्ट हुआ, यानी इस प्रदेश का जो विकास है यहाँ पर 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, उसके बाद इसका विकास तीव्र गति से हुआ है। कपास उत्पादक क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पे कच्चा माल भी मिल रहा था और साथ ही साथ बाजार भी था, यहाँ पर मुंबई वगैरह पास में पड़ता था यहाँ पर, तो इस वजह से इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हुआ है। इसके अलावा तेल क्षेत्रों वगैरह की खोज हुई, तो तेल क्षेत्र वगैरह की खोज ने यहाँ पर एक नया आयाम प्रदान कर दिया। तो यहाँ लिख लेना तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रासायनिक उद्योगों की स्थापना अंकलेश्वर में, बड़ोदरा और जामनगर के चारों ओर हुई। कांडलापत्तन ने यहां पर क्या किया, वही के तीव्र विकास में सहयोग दिया। कांडलापत्तन यहीं पड़ता है इस क्षेत्र में ही, तो थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अब आप जानते हैं कपड़ा के लिए फेमस है भाई ये गुजरात, तो कपड़ा और पेट्रो रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य उद्योगों में भारी और आधारिक रासायनिक उद्योग हैं, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल, इसके अलावा चीनी और दुग्ध उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण हैं यहाँ पर। ठीक है, खाद्य प्रक्रमण है, ये भी आपके यहाँ पे स्थापित है, लिख लेना, केवल जो अंडरलाइन किया वही लिख लेना आप। अभी देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी रिफाइनरी भी लगाई गई है, चौथे का सब पॉइंट। अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधनशाला यानी कि रिफाइनरी जामनगर में स्थापित की गई है, ये आप नोट कर लेना। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर कौन कौन से हैं पांचवें पॉइंट में, तो अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, भरूच है, कोयली है, आनंद है, खेरा है, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड़ और जामनगर, ये यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं इस क्षेत्र के। तो ये आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है आपकी, पांचवी सब हेडिंग है, ये है आपकी छोटा नागपुर वाली पेटी, छोटा नागपुर प्रदेश। इसके बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा लिखने का यहाँ फर्ज है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो यह प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी पश्चिम बंगाल में फैला है। और ये किसके लिए फेमस है, भारी धातु उद्योगों के लिए ये फेमस है, लिख लिया होगा आपने। इसका विकास क्यों हुआ, विकास होने का रीजन ये था, लिख लेना, यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड और उड़ीसा में धात्विक अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। यानी कि यहाँ पर इस प्रदेश का विकास होने का मूल रीजन क्या था, दामोदर घाटी में कोयला मौजूद था और झारखंड उड़ीसा में धात्विक अधात्विक खनिज मौजूद थे। इस वजह से इस प्रदेश का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। यहाँ पर 6 बड़े औद्योगिक संयंत्र स्थापित हैं, तो यहाँ पर लिख लेना सेकंड पॉइंट, इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित हैं।
खास बात क्या रही है कि भाई सस्ता श्रम यहाँ उपलब्ध रहा है, इस वजह से ये जो है काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर विकास हुआ है, यहाँ पर काफ़ी तीव्र गति से उद्योग धंधे फले फूले हैं। तो प्रदेश के चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हुगली प्रदेश में एक बाजार भी है, कोलकाता से हम एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। आपने देखा था कि मात्र 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से कोलकाता। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो बाजार वगैरह है, बाजार तक पहुँच, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच भी हमारी यहाँ से हो पा रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं भारी इंजीनियरिंग के अलावा? भारी इंजीनियरिंग, मशीन औजार, इसके अलावा उर्वरक, सीमेंट उद्योग है, कागज, रेल इंजन, भारी विद्युत उद्योग, इस प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं? रांची, धनबाद, चैबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ पर डालमिया नगर यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। डालमिया नगर भी बहुत बार पूछा गया है ये, तो आपने ये नाम लिख लिए होंगे। अगला प्रदेश आपका जो है छठवां जो है ये है विशाखापट्टनम वाला। छठी हेडिंग आप डालेंगे विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश की अगर हम बात की जाए तो इस प्रदेश का औद्योगिक विकास जो हुआ है वो पहली बात तो पत्तनों की वजह से हुआ है। जो आपके पत्तन देख रहे हैं आप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, तो इन पत्तनों की वजह से यहाँ पर विकास हुआ। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर विकसित कृषि है, खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है यहाँ का विकास। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों, इसके भीतरी भागों में विकसित कृषि तथा खनिजों के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। यहां पर ऊर्जा इसे कहां से मिलती है? गोदावरी बेसिन में जो कोयला क्षेत्र है इससे इसे क्या ऊर्जा मिल रही है। यहां पर जो जलयान उद्योग है, जलयान निर्माण उद्योग है, तो इसका प्रारंभ हुआ था 1941 में। यहां लिख लेना आप कि जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ था। कल आपने इसके बारे में पढ़ा था कि पूरा जो है इस्पात निर्माण जो होता है इसी में चला जाता है, वो उसी उद्योग की बात हो रही है ये। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या है? पहली बात यहाँ पे जो कृषि विकास भी साथ के साथ चल रहा है, तो शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम, हल्की इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम में यहाँ पर लोहा और इस्पात संयंत्र है। इसके अलावा बेलाडीला लौह अयस्क का ये प्रयोग करता है, ये लिख लेना चौथा पॉइंट। प्रमुख यहाँ पे नगरों की बात करें तो विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एलुरू, करनूल, ये यहाँ के जो है महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कुरनूल यहाँ के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अगला प्रदेश आ जाता है आपका, सातवां प्रदेश आपका जो है ये है आपका गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश। गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश जो कि अभी आपके हाल ही में बहुत अच्छा खासा उभरा है। तो ये बात आप जानते हैं कि ये यहाँ पर कोई खनिज उद्योग वाला प्रदेश तो है नहीं, यहाँ पे कोई खनिज तो है नहीं, यहाँ पे बड़ी मात्रा में खनिज मिल रहे हो, उसके आधार पर विकास हो। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पर छोटे उद्योग बाजार अभिमुखी हैं, यानी जो बाजार में आसानी से इनकी खपत हो जाती है, बाजार जिनके लिए बाजार हाल के हाल उपलब्ध हो जाता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर उद्योग भी यहाँ पे अच्छा खासा पनपा है यहाँ पर। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं यहाँ पर। यहाँ इस क्षेत्र की बात की जाए, इस क्षेत्र के विकास में कुछ और चीज़ें भी योगदान देती हैं। जैसे दक्षिण में क्या है, आगरा और मथुरा जैसे शहर पड़ते हैं। तो आगरा में क्या है, ये आगरा जो है मुख्य रूप से चमड़े के लिए, शीशे के लिए ये यहाँ पर सामान बनता है। यानी आगरा के आसपास आपने देखा होगा जो फिरोजाबाद वाला रीजन है, फिरोजाबाद वो कांच के काम के लिए फेमस है। यानी आपने सुना होगा फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस हैं। तो फिरोजाबाद कांच के काम के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद जो क्षेत्र है वो आगरा में ही लग जाता है। तो आगरा और ऊपर से मथुरा जो है, मथुरा आपकी रिफाइनरी के लिए फेमस है। तो इस वजह से यहाँ पर दक्षिण की तरफ से भी यहाँ पर इस क्षेत्र को बल मिल जाता है, यानी दक्षिण में पड़ते हैं, NH2 से जुड़े हुए हैं, दिल्ली वाले रीजन से ये क्षेत्र हैं। आगरा और मथुरा दोनों ही नेशनल हाईवे नंबर 2 पर स्थित हैं। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा ये। तो ये इस वजह से इस क्षेत्र का विकास अच्छा खासा हुआ है। सेकंड पॉइंट में लिख लिया होगा आपने ये पूरा, यहाँ से लेकर सेकंड का सब पॉइंट आपने। प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पे कौन कौन से हैं नाम लिख लेना आप। गुरुग्राम है, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, मथुरा का नाम इनमें लिया जा सकता है। अगला प्रदेश है यहाँ पर कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, ये 8वां प्रदेश है। 8वां प्रदेश आपका जो है ये आप डालेंगे कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ठीक है, ये औद्योगिक प्रदेश जो आपका जो है तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलवाय, एर्नाकुलम और अलाप्पुझा जिलों में फैला हुआ है।
यहाँ पर जो है बताया गया है कि भाई बागान कृषि बाग वगैरह हैं, इसके अलावा जल विद्युत यहाँ पर औद्योगिक आधार प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई बाहरी उद्योग नहीं है, बागान कृषि है, जल विद्युत है, ये से आधार प्रदान कर रहे हैं। सेकंड का सब पॉइंट, खनिज पेटी से दूर स्थित होने के कारण यहाँ पर कृषि उत्पाद और हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर अधिकता है। सेकंड का सब पॉइंट लिख लेना, खनिज पेटी से दूर होने के कारण, लिख लेना खनिज पेटी से दूर होने के कारण कृषि उत्पाद और हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर अधिकता है। इनमें से कौन कौन से उद्योग हैं हल्के वाले? सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी, रबड़, माचिस, सीसा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग। तो ये कुछ उद्योग हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है, अगला पॉइंट लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कोची में यहाँ पर क्या है, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना हुई है, इस वजह से यहाँ पर एक नया विस्तार प्रदान किया है इसने। तो ये तो आपने यहाँ पर महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश लिख लिए हैं। अब हमारे कुछ छोटे औद्योगिक प्रदेश भी हैं, उनमें हम सभी औद्योगिक प्रदेशों की नाम नहीं लिखवाएंगे, जो हमारे मुख्य लघु औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में बता देते हैं। जैसे लघु औद्योगिक प्रदेश से पूछे जाते हैं, ये तो 8 प्रदेश आपने लिख लिए अभी ऊपर, इनके बारे में लिख लिए, ये वाला नाम, ये नाम पूछे जाते हैं। तो ये 13 नाम है, ये 13 के 13 नाम आप नोट डाउन कर लेना। लघु औद्योगिक प्रदेश में अम्बाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी मालाबार, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, भोजपुर, मुंगेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और ब्रह्मपुत्र घाटी, ये लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। ये प्रदेश भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स भी बना रहे होंगे। अब देखिए हमने बिल्कुल जियोग्राफी खत्म करने के चरण में ही है, 4 चैप्टर बचे हैं, कोशिश यही है 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल हम एंड होने वाली है हमारी जियोग्राफी। तो आपकी जो डाउट, आपके जो बहुत सारे जो अब क्वेरीज हैं, वो सब हम लास्ट वाले वीडियो, जो भी ज्योग्राफी का लास्ट वाला वीडियो रहेगा चैप्टर नंबर 12, वहाँ पर हम बता देंगे अब आगे क्या प्लान है, किस तरह से अब हमें आगे बढ़ना है, हम पूरा वहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो आप तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज की बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।